प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राजा लाखन पासी और राजा सुहेल देव के इतिहास पर। राजा लाखन पासी के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि उनके द्वारा लखनऊ शहर को बसाया गया था, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि लखनऊ शहर का जो नाम है वो श्री राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर रखा गया है, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। इस संबंध में बहुत विरोधाभास है, लेकिन इस वीडियो में सब कुछ आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो के अंदर राजा सुहेल देव के इतिहास पर भी बात करूंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐतिहासिक स्रोत की अगर बात करें तो सामने बुक है पासी समाज दर्पण। इस पर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, जिसमें मैंने पासी समाज की उत्पत्ति के बारे में बताया था। और इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो प्राचीन पासी राज्य के बारे में बताने वाला हूं, उनके अवशेषों के बारे में बताने वाला हूं और लाखन पासी जो राजा हुए उनके बारे में बताने वाला हूं। राजा सुहेल देव, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो में इतने तथ्यों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। और अगर आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो वहां से मंगवा के इसे आप लोग पढ़ सकते हो। और इस बुक की लिंक टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, तो वहां से भी इसे मंगवा के आप लोग पढ़ सकते हो। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करते हैं। प्राचीनतम पासी राज्य धौरहरा। वर्धन साम्राज्य के पतन यानी हर्षवर्धन का जो साम्राज्य है उसके पतन व बिखराव के बाद नवगठित राज्यों में पहला पासी राज्य 9वीं सदी में जनपद खीरी में था। ये उत्तर प्रदेश में है और जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं वो लोग खीरी को अच्छे से जानते हैं, जिसके संबंध में वहां के गजेटियर में उल्लेख किया गया है कि इस अभिलेख में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इन राज्यों के सबूत ढूंढना बेकार है, क्योंकि राजपूत तथा मुस्लिम आक्रांताओं के अधिकार में ये सब क्षेत्र लंबे समय तक रहे और जो अवशेष बचे थे वो सारे नष्ट कर दिए गए थे। तो जो अवशेष हैं वो बहुत कम मिलते हैं। अंग्रेजों के समय तक कुछ अवशेष शेष बचे थे, तो उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा की गई है और उन्हीं के आधार पे इनका जो इतिहास है वो लिखा गया है। इसी क्रम में जनपद के धौरहरा क्षेत्र में पासी राज्य की राजधानी होने का उल्लेख उत्तर प्रदेश गजेटियर खीरी पृष्ठ संख्या 250 पर है। वहां पे लिखा है धौरहरा नाम देवराय जो देवी माता का मंदिर है उससे निकला होगा। ऐसी परंपरा है कि प्राचीन काल में यह पासी राज्य का मुख्यालय था। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देवी माता का मंदिर था। जितने भी प्राचीन समय में हमारे यहाँ राजा हुए उनमें एक चीज हमें बहुत दिखाई देती है, चाहे वो राजपूत राजा हो या वो गैर राजपूत राजा हो, उनका जो झुकाव था वो देवियों के प्रति ज्यादा था, इतना देवताओं के प्रति दिखाई नहीं देता है। और इस बात से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे देश के जो प्राचीन राजा थे वो मात्र सत्ता में विश्वास करते थे। हाँ, कुछ राजा पितृ सत्ता में भी विश्वास करने लगे थे 12वीं सदी के बाद, लेकिन 12वीं सदी से पहले मात्र सत्ता का प्रचलन हम अपने देश में देखते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं राजा लाखन पासी के बारे में। महमूद गजनवी ने सन 1000 से 1025 ईस्वी के बीच भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था, ऐसा इतिहास में भी हमें पढ़ाया जाता है और लोगों के द्वारा हमने कहानियों के माध्यम से भी ये सुना है। लिखा है आगे पता चलता है कि बाद में महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी के नेतृत्व में उसके दो सेनापति सैयद हातिम तथा सैयद खातिम ने राजा लाखन पर हमला करने की योजना बनाई। उसने कसमंडा के राजा कंस तथा राजा लाखन पर एक साथ हमला कर दिया ताकि वो एक दूसरे की मदद ना कर सकें, यानी दोनों राजाओं के ऊपर हमला किया। ये एक सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर हम एक राजा पे हमला करेंगे तो दूसरा राजा मदद कर देगा। इससे अच्छा है दोनों के ऊपर हमला किया जाए, तो वो दोनों अपने अपने राज्य को बचाने का प्रयास करेंगे और वो एक दूसरे की सहायता नहीं कर पाएंगे। आगे लिखा है राजा लाखन स्वयं अपनी सेना लेकर लड़े, परंतु धोखे से उन्हें मार डाला गया। यहाँ पर राजा जो लाखन थे उन्हें मार दिया गया था। राजा लाखन का राज्य लगभग 150 वर्ग किलोमीटर में फैला था तथा इसका मुख्यालय लखनऊ में था। राजा ने प्रभावी प्रशासन हेतु राज्य को टुकड़ों में
में बांट रखा था, यानी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्यों को कई भागों में बांटा था। जैसे पश्चिमी भाग में राजा कंस, उत्तरी भाग में राजा ठीकनपासी व सरदार उनईपासी और पूर्व दिशा में नगराम के राजा नलग्राम, कठवारा के कुर्मी राजा तथा मोहन के मुराव राजा इनके सहायक थे। यहाँ पर पासी, कुर्मी, मुराव ये सब एक ही समुदाय के लोग हैं। आज ये जातियों में विभाजित जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ा पीछे जाओगे, 12वीं सदी के पीछे जाओगे तो आपको ये एक ही दिखाई देंगे। राजा लाखन का किला जो था वो गोमती नदी के तट पर ऊंचे टीले पर बना था, जहां पे आज टीले वाली मस्जिद है, छोटा बड़ा इमामबाड़ा है लखनऊ में, वहां की बात हो रही है। नदी तट पर मंदिर बनवाकर नाग प्रतिमा लगवाई थी, स्नान हेतु कुंड भी बनवाए थे, महल में बाग लगवाकर सजवाया गया था। महमूद गजनवी के आक्रमणों तथा उस काल की राजनीतिक स्थिति के अध्ययन से राजा लाखन का जो राज्यकाल यानी समय जो माना जाता है वो 1000 से 1030 ईस्वी के बीच में अनुमान लगाया जाता है कि इसके बीच में हो सकता है, क्योंकि इसी बीच में भारत में महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किए गए थे, इसीलिए ये अनुमान लगाया जाता है। यहाँ पर कुछ विद्वानों का परिचय दिया गया है। उनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि लखनऊ प्रारंभ में एक गांव था, इसे राजा लाखन ने बसाया था और इसे लखनपुर कहा जाता था उस समय। अब यहाँ पर कुछ जो विद्वान हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो लखनऊ है आज का, वो श्री राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर है, ऐसा उनका अनुमान है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि लखनऊ प्रारंभ में एक गांव था और इसको किसने बसाया था? लाखन ने, जो पासी समाज के राजा थे, और उस समय इसे लखनपुर कहा जाता था। अब वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। मानस में लक्ष्मणपुरी या लखनऊ नाम के नगर का जिक्र नहीं आया है और ये बात सही है। लक्ष्मण ने किसी प्रदेश का शासक होना स्वीकार नहीं किया है, वरन राम की सेवा में रहने का निर्णय लिया और वह राम की सेवा में रहे। श्री राम के जो भाई थे लक्ष्मण, वो किसी राज्य के राजा नहीं थे, ना उन्होंने राजपाट को स्वीकार किया था, और जब उन्होंने राजपाट को स्वीकार ही नहीं किया है तो किसी शहर की स्थापना उनके नाम से कैसे हो सकती है, ये यहाँ पे कहा गया है। आगे लिखा है, अतः उनके नाम पर या उनके द्वारा नगर बसाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब वो राजा नहीं रहे हैं और उन्होंने राजपाट को स्वीकार ही नहीं किया है तो ऐसा प्रश्न उचित ही नहीं है। इतिहासकारों ने कौशल राज्य के 3 प्रमुख नगरों का उल्लेख किया है, अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती। इन 3 का उल्लेख किया गया है और इन तीनों की चर्चा इतिहास में खूब की जाती है, लेकिन लक्ष्मणपुरी का उल्लेख नहीं किया है इतिहासकारों ने। इतिहास अगर मिलता है कौशल राज्य का, उसमें 3 प्रमुख जो नगर हैं उनको महत्व दिया जाता है, श्रावस्ती को दिया जाता है, साकेत को दिया जाता है और बाद में अयोध्या को दिया गया। लेकिन लक्ष्मणपुरी नाम का ऐसा इतिहास में भी नहीं मिलता है प्राचीन समय में, और ना ही रामचरितमानस में दिखाई देता है और ना ही रामायण में दिखाई देता है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समकालीन इतिहासकार अब्दुल हलीम सरन ने अपनी पुस्तक अवध का इतिहास में लिखा है कि चंद्रवंशी राजा परीक्षित के पुत्रों ने यह राज्य ऋषि मुनियों को दे दिया था। बाद में शासन कमजोर हो गया तो हिमालय की तलहटी की एक कुल की 2 जातियों भर और पासी ने मिलकर आक्रमण किया और राज्य जीतकर स्वयं राज चलाने लगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात कही गई है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हिमालय की तलहटी में एक ही कुल की 2 जातियां थीं, एक भर और दूसरी थी पासी। इन्होंने क्या किया था कि राज्य पे आक्रमण किया और उस राज्य को जीत लिया था और जीत के स्वयं वहां पे राजा बन गए थे। यहाँ पर लिखा है, ऐतिहासिक नाटक अवध उद्धार में नाटककार जयशंकर प्रसाद ने दिखाया है कि कुमुद नामक नागवंशी राजा ने अयोध्या का राज सूर्यवंशियों से छीन लिया, और जिसका उद्धार किसने किया था? कुश ने क्या किया था कि कुमुद को युद्ध में हरा दिया था और अपना राज्य वापस ले लिया था। इससे प्रकट होता है कि अवध राज्य पर नागवंशी जो थे भर और पासी राजाओं ने पर्याप्त समय तक शासन किया था, और इन्हीं राजाओं में से लाखन पासी जो थे उन्होंने लखनऊ को बसाया था, जो आज
उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ के वयोवृद्ध पासीजन यानी पासी जाति के जो वृद्ध लोग हैं, विद्वान हैं, श्रेष्ठ जन हैं, वो बताते हैं कि ब्रिटिश काल में कक्षा 3 में जिले का जो भूगोल पढ़ाया जाता था उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा था कि लखनऊ नगर लाखन पासी द्वारा बसाया गया था। ये कब पढ़ाया जाता था? ब्रिटिश काल में पढ़ाया जाता था। आज हमारा देश आजाद हो चुका है और आज इतिहास को पूरी तरह से बदल के एक तरफा किया गया। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर आप दूसरे के भरोसे रहोगे कि ये हमारा इतिहास खोज कर देंगे तो ऐसी उम्मीद आप बिल्कुल भी किसी से ना करें। आपको अपना इतिहास खुद ही खोजना पड़ेगा। अगर सामने वाला आपका इतिहास खोज के देगा तो भी वो उसमें अपने आप को श्रेष्ठ और आपको नीच बताएगा, आपको निम्न स्तर का बताएगा। हर समाज को अपने इतिहास की स्वयं खोज करनी चाहिए। लखनऊ शब्द की उत्पत्ति के संबंध में कहा जाता है कि 1857 के संग्राम में लखनऊ में अंग्रेज यहाँ की स्थानीय सेनाओं के दबाव से हार की स्थिति में थे। इसी बीच कानपुर की ओर से अंग्रेजी सेना की सहायता की सूचना मिली तो यहाँ के अंग्रेज अधिकारी जीत की आशा में लखनऊ अर्थात अब भाग्य चिल्ला पड़े तथा जीत के बाद लखनऊ को अंग्रेजी में लखनऊ लिखा जाने लगा। उपरोक्त विवरण से प्रकट होता है कि लखनऊ नगर शुरू में यहाँ के पासी राजा लाखन ने बसाया था, जो लखनपुर, लखनावटी, लखनामऊ से बदलते बदलते कालांतर में वह अंग्रेजी के लखनऊ और अब लखनऊ कहलाया है। तो इस तरह से प्रारंभ में लखनऊ एक गांव था, उसका नाम था लखनपुर और लखनपुर से बदलते 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 वो लखनऊ तक आ पहुंचा है और आजकल ये बहुत विरोधाभास का विषय बन चुका है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि श्री राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। इतिहास कुछ और ही कहता है। इतिहास कहता है कि पासी समाज के एक राजा थे लाखन, उन्होंने इसकी स्थापना की थी यानी इस नगर को बसाया था और उन्होंने ही अपने नाम पर इसको लखनपुर नाम दिया था और लखनपुर से बदल बदल के वो अंत में अंग्रेजों के काल में आके वो लखनऊ बन गया। तो ये था इतिहास लखनऊ का और राजा लाखन पासी का। अब बात करते हैं राजा सोहेल देव के बारे में। इनके बारे में भी बहुत विरोधाभास है। इतिहास स्पष्ट रूप से मिलता नहीं है, लेकिन जितना भी इतिहास मिलता है लाजवाब है। आइए उस पर बात करते हैं। कहा जाता है कि वर्तमान बहराइच को भर राजा द्वारा बसाए जाने के कारण इसका जो नाम था वो पहले भरा राइच था। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, भरा राइच था। बाद में यह शब्द बिगड़ते बिगड़ते बहराइच हो गया। बहराइच के जिला गजेटियर प्रकाशन वर्ष 1988 के पृष्ठ संख्या 2 के अनुसार बहराइच के चरदा में स्थित टीले को भर राजा सोहेल देव के किले के ध्वंसावशेष होना कहा जाता है। राजा सोहेल देव एक कुशल प्रशासक तथा राजाओं के संघ के प्रमुख थे, अर्थात इनके अधीन कई राजा थे और उन राजाओं के ये मुखिया थे। उनका राज नेपाल की तराई, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर के क्षेत्र में फैला हुआ था। खास तौर से उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बात हो रही है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसकी बात हो रही है। तो इतने बड़े विशाल क्षेत्र के राजा थे सोहेल देव। महमूद गजनवी का भारत को लूटने तथा यहाँ का धर्म नष्ट करने का प्रयास उसकी मृत्यु के बाद उसके भांजे सैयद सालार मसूद ने आगे बढ़ाया। गैर इस्लाम धर्मियों को काफिर कहा जाता था तथा गैर इस्लाम धर्मावलंबियों के विरुद्ध युद्ध को जिहाद व गैर इस्लामियों का वध करने वाले को गाजी कहा जाता था। यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है कि जो गैर इस्लामी होते थे उनको मारना बड़ा शान कही जाती थी और उसके लिए उपाधि दी जाती थी गाजी की, और गैर इस्लामिकों से युद्ध करना उसको कहा जाता था जिहाद। आगे लिखा है, धर्मांध मसूद ने गाजी की उपाधि धारण कर भारत की तरफ अपना अभियान चलाया। भारत में यहाँ के राजाओं को हराते और कभी हार कर फिर लड़कर और जीतकर इस्लाम का
प्रभुत्व स्थापित करते वह पूर्व की ओर बढ़ता रहा। यहाँ के असंगठित राजा हारते गए और आखिर में वह राजा सोहेल देव से आ टकराया। यहाँ के राजा वास्तव में असंगठित थे। वंशों में ऊंच नीच की भावना चलती थी, जैसे आजकल हम देखते हैं जातियों में चलती है, ये जाति ऊंची है, ये जाति नीची है। जैसे एससी में ही ले लो, एससी में कई जातियां आती हैं, उसमें भी कुछ जातियां अपने आप को ऊंचा नीचा मानती हैं। ओबीसी में भी यही हाल है और अन्य जातियों में भी यही हाल दिखाई देता है और उस समय के राजाओं में भी यही हाल दिखाई देता था और यही कारण है कि वो असंगठित थे और यही कारण है कि हमारे देश पर बाहर के लोगों ने आके आक्रमण किए और उन्हें पराजित किया, फिर राज्य पे अधिकार किया। आगे यहाँ पर लिखा है, सैयद सालार मसूद गाजी ने बहराइच पर 2 बार आक्रमण किया था। पहले सन 1032 ईस्वी में किया, जिसमें वो हार गया था। अन्य युद्धों में तब तक कि जीते तो गाजी का मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि वह समझता था कि राजा सोहेल देव से हार नहीं सकता था। अतः सन 1033 में पुनः हमला किया उसने। राजा सोहेल देव ने और राजाओं को संगठित कर मुकाबला किया। इस बार गाजी मारा गया। यह युद्ध इतना भयानक था कि ईरान के प्रमुख परिवारों का कोई ना कोई सदस्य इसमें जरूर मरा था। इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि ये युद्ध इतना खतरनाक हो गया था और इतना खूंखार हो गया था कि ईरान के प्रत्येक घर से कोई ना कोई व्यक्ति इस युद्ध में मारा गया था और इसी युद्ध में गाजी भी मारा गया था। इसके बाद कई शताब्दियों तक इस क्षेत्र पर मुसलमानों मुगलों ने आक्रमण नहीं किया। बहराइच नगर में गाजी की मजार बनी हुई है और वहां पे आज भी मेला लगता है। दैनिक नवजीवन 9 मई माननीय SS जैदी ने लिखा है, बहराइच की सरजमी पर सन 1033 ईस्वी में सभी स्थानीय राजाओं ने मिलकर एक मोर्चा तैयार किया, यानी एक उन्होंने संघ बनाया। राजा सोहेल देव व राय बहरदेव ने मिलकर घमासान युद्ध किया। इस ऐतिहासिक युद्ध के परिणाम स्वरूप सन 1033 ईस्वी के मुताबिक 14 रजब एन 424 हिजरी रविवार के दिन आसिर के वक्त युद्ध के मैदान में सैयद सालार मसूद गाजी के प्राण पखेरु उड़ गए, यानी उसकी मृत्यु हो गई। और इस युद्ध में सबसे जो प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है वो 2 राजाओं का लिया जाता है। राजा सोहेल देव जो कि सभी राजाओं के एक प्रमुख थे और दूसरा जो नाम लिया जाता है वो राय बहरदेव का लिया जाता है। राजा सोहेल देव की राजधानी श्रावस्ती, जिसे सहेत महेत के नाम से जाना जाता है, बहराइच गोंडा मार्ग से दक्षिण बहराइच से 9 किलोमीटर पर चितौरा झील के किनारे राजा सोहेल देव ने किला तथा मंदिर बनवाया था। यहाँ पर 12.5 फीट चौड़े आधार स्तंभ पर लगभग 9 फीट ऊंचे घोड़े पर सवार राजा सोहेल देव की प्रतिमा स्थापित है। राजा सोहेल देव का इतिहास अपने आप में एक प्रेरणा देता है, लेकिन हमारे भारतीय इतिहासकारों ने उस इतिहास को, उस राजा को महत्व देना उचित नहीं समझा। बहुत कम लोग होंगे जो राजा सोहेल देव के इतिहास को जानते होंगे। राजभर जाति के लोग उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। वहीं इतिहासकार राजा सोहेल देव के इतिहास पर मौन हो जाते हैं। यही हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। हमारा समाज आपस में ही एक नहीं है। जब तक हमारा समाज आपस में एक नहीं होगा तब तक ना तो हमारा देश मजबूत हो सकता है और ना ही हम देश को सामाजिक रूप से मजबूत बना सकते। और जो देश सामाजिक रूप से मजबूत नहीं है उस देश में आर्थिक विकास चाहे कितना भी आप कर लो वो ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला। इस वीडियो के अंदर राजा लाखन पासी और राजा सोहेल देव के थोड़े से इतिहास की चर्चा की गई। ज्यादा लंबे चौड़े इतिहास को मैंने इसलिए नहीं बताया है, फिर आप लोग वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि आपको चाहिए मसाला और इतिहास में मसाला होता नहीं है। इतिहास वो विषय है जिससे हम अपने पूर्वजों के बारे में जान सकते हैं, जिससे हम अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में जान सकते। और आजकल लोगों का
का जो इंटरेस्ट है वो इतिहास में कम दिखाई देता है, लेकिन हमें अगर अपने अतीत में झांकना है तो इतिहास को पढ़ना ही पड़ेगा। हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति, पूर्वजों के बारे में जानना है तो हमें अपना इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा। इस किताब में बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है और अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से मंगवा के इसे आप पढ़ सकते हो। और कुछ मुख्य जो बातें थी वो बातें मैंने आप लोगों को इस किताब के माध्यम से बताई हैं। बाकी जानकारी के लिए आप लोग इस किताब को मंगवा के पढ़ सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।